Hello students, today we are going to start a new chapter of class 11th that is motion and straight line. ठीक, तो क्योंकि चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं आज, तो आज केवल हम पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक इसके बारे में, मोशन क्या होती है और मोशन को समझने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता हमको पड़ती है, वो सारी बात डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। क्योंकि चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं तो आज केवल थोड़ी सी कहानी पढ़ने वाले हैं हम, डीप में नहीं पहुंचेंगे आज। तो चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं आज, क्या क्या करना है हमको इसमें और क्या 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 हमको देखना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं मोशन से। ठीक, तो मोशन का मतलब क्या है? हालांकि इस बात को पढ़ते हैं क्लास 11th में पढ़कर, क्लास 9th में पढ़ते हैं मोशन के बारे में। ठीक, तो कॉन्सेप्ट तो उसका वही है जो आपने पढ़ा था क्लास 9th में। मोशन क्या है? तो मोशन को समझने के लिए एक बात देखते हैं कि मान लो कि आपका कोई ऑब्जेक्ट ए आपका पॉइंट ए पर रखा हुआ है और ये यहां से चल करके, ठीक, इसकी लोकेशन बी पे आपकी आ जाती है। यहां पे टाइम सपोज t1 था, यहां पे टाइम आपको हो गया t2। तो इस ऑब्जेक्ट का ए से बी तक पहुंचने में क्या चेंज हुआ है? इसका प्लेस चेंज हो गया है। ठीक है, इसका प्लेस कह लो या कह लो आप लोकेशन। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि आपका वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और है, सबसे खास बात है, वो ये है कि इस मोशन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है। तो मोशन को ऑब्जर्व जो कर रहा होगा, सपोज उसका नाम हमें रख देते हैं ऑब्जर्वर। ये कोई आपका एक ऑब्जर्वर है जो खड़ा है कहीं भी, जो इसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ये देखता है कि पहले आपका ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था, बाद में पॉइंट बी पे आ गया। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देखा जाए, इसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट ने अपना लोकेशन, अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो ये मुझे बताएगा ऑब्जर्वर कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है। कभी कभी क्या होगा कि कोई चीज आपकी मोशन में है या नहीं, वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। ठीक है, अगर आपका ऑब्जर्वर चेंज हो जाता है तो हो सकता है कि चलती हुई चीज भी आपको रेस्ट में दिखाई दे। हो सकता है वही चीज किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस में बैठे हैं, ठीक, ये भी बस आपकी जा रही है, आप इसमें यहां बैठे हैं, एक आपके सज्जन यहां बैठे हुए हैं, ये आपको कोई एक रोड पे खड़ा हुआ कोई दूसरा ऑब्जर्वर है। तो बस आपकी चल रही है। ये मुझे बताएगा कि पहले बस पॉइंट ए पर थी, कुछ टाइम बाद वो बस पॉइंट बी पर आ गई। ठीक, तो इसके हिसाब से बस की पोजीशन में परिवर्तन आ गया है। तो ये मुझे बताएगा कि बस किस में है? मोशन में है। लेकिन अब इसकी बात करें, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए या इस वाले आदमी के लिए, ये आदमी बैठा था नेक्स्ट सीट पर, सपोज बीच में जो गैप आपका है वो 1 मीटर गैप है। ठीक है, तो इस वाले आदमी के लिए, ये वाले आदमी का गैप आपका है जो 1 मीटर गैप है, वो कितना है? वो मेंटेन आपका गैप रहा। यहां भी वो गैप 1 मीटर है और इन दिस केस भी वो गैप कितना रहेगा? 1 मीटर गैप रहेगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं हो रहा है। देखते चलो, अब ये आपका एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर 1, ये आपका ऑब्जर्वर 2, ये आपका ऑब्जर्वर 3। तो जब ये आपका जो बस है वो मोशन में है, ठीक, तो ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 के बीच का जो गैप है कितना है? वो 1 मीटर। लेकिन ये गैप आपका, बेशक बस चल रही है, लेकिन इसके लिए ये वाला ऑब्जर्वर 1 मीटर गैप पर ही रहेगा, यानी कि इनके बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसके लिए देखा जाए, पहले ये ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 या बस आपका पोजीशन ए पर थे, ठीक, आफ्टर सम टाइम ये पोजीशन बी पर आ गए। लेकिन ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 की बात करें तो इनके बीच का जो गैप है वो 1 मीटर ही रहा। तो सिंपल सी बात ये है, इसके लिए ऑब्जर्वर 2 रेस्ट में है, इसके लिए आपका ये रेस्ट में है। ठीक, लेकिन O3 के लिए आपके दोनों किस में है? मोशन में है।
तो मोशन को समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये देखना जरूरी होगा कि ऑब्जर्वर कौन सा है। ठीक, यदि हम बात करें अर्थ की, तो हम, ये आपका अर्थ हो गया। ठीक, हम अर्थ पर खड़े हुए हैं, तो हम अर्थ की मोशन को फील नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम अर्थ को मून से देखते हैं तो हमको अर्थ लगेगी जैसे कि मोशन में है। लेकिन हम अर्थ से मून को देखते हैं तो हमको मून लगता है वो किसमें है, मोशन में है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो हमें टाइम टू टाइम पर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। सुबह को मून यहाँ पर है तो शाम को मून सपोज यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो इसका क्या चेंज हो गया है, पोजीशन चेंज हो गया है। इसका जो यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है वो बताएगा कि सुबह को मून पोजीशन ए पर था, शाम को पोजीशन बी पर आ गया। तो हम अर्थ से कह सकते हैं कि मून किस में है, मोशन में है। लेकिन अर्थ की बात करें मून से तो हम कहेंगे कि मून तो रेस्ट में है, अर्थ आपका मोशन में है, क्योंकि हम जिस ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं वो ऑब्जर्वर अगर मून पर है तो उसको मून रेस्ट में प्रतीत होगा, अर्थ पर है तो उसको अर्थ रेस्ट में लगेगी, मून आपका मोशन में लगेगा। तो मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ठीक, ऑब्जर्वर आपका अपना प्लेस चेंज करता है तो हो सकता है उसके लिए कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में उसको लगे या उसको रेस्ट में लगे। यानी कि जो मोशन है वो आपका एक तरीके से क्या है, रिलेटिव हो गया। ठीक, मोशन इज रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी, वो डिपेंड करता है उसको ऑब्जर्वर कहां से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, तो मोशन को डिफाइन करते हैं। मोशन का मतलब हो गया यदि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को डिफाइन करना हो, यदि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर हो गया। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट आपका है, ये पहले पॉइंट ए पर था एट टाइम t1, कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट t2 टाइम बाद आपका पोजीशन बी पर आ गया, तो हम कहेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। यहां से इसका डिस्टेंस पहले s1 है, फिर आपका डिस्टेंस कितना हो गया, s2 हो गया है। ठीक, तो हम कहेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है इस ऑब्जर्वर के लिए। ठीक, यदि ऑब्जर्वर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा हुआ है तो उसके लिए आपका ये सिस्टम जहां पर ये बैठा हुआ है वो किसमें कहा जाएगा, रेस्ट में कहा जाएगा। जैसे हम अर्थ पर खड़े होकर के अर्थ की बात करें तो हम कहेंगे हमारा अर्थ किसमें है, रेस्ट में है। यदि हमको अर्थ की मोशन को देखना है तो हमको अर्थ के बाहर से उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई मोशन की। अब मोशन को समझने के लिए कुछ बातें और हमको देखनी पड़ेंगी, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक, पहला टॉपिक आपका होता है डिस्टेंस क्या है। ठीक, तो डिस्टेंस का मतलब ये है कि मान लो पहले कोई आपका ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए पर था, उसको पॉइंट बी पर पहुंचना है। ठीक, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इस वाले ऑब्जेक्ट ने जो रास्ता चूज किया था, मान लो वो रास्ता आपका ये है। ठीक, तो इस रास्ते की लंबाई होगी, ठीक, वो लेंथ कहा जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब हो गया है आपका एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। जो ए से बी तक जा रहे हैं हम, तो जो पाथ की लंबाई है वो लंबाई कही जाएगी डिस्टेंस ए टू बी। यदि आपका रास्ता ये है तो लेंथ आपकी सपोज L1 हो गई, यदि आप ऐसे आए हो तो लेंथ आपकी L2 हो गई, यदि आप ऐसे आए हो तो लेंथ आपकी L3 हो गई। दो फिक्स पॉइंट के बीच में आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो लेंथ बिटवीन ए एंड बी आपकी बहुत सारी हो सकती है। तो ए और बी के बीच की लेंथ की बात करेंगे तो क्या कहलाएगी वो, डिस्टेंस। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच आपकी बहुत सारी डिस्टेंसेस मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, आपने जो रास्ता कवर किया है उस रास्ते की लंबाई कह रहे हैं हम क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपका होगा बिटवीन ए एंड बी, डिपेंड किस पे करेगा वो, आपके द्वारा कवर किए गए रास्ते की लंबाई पर डिपेंड करेगा डिस्टेंस।
डिस्टेंस को शो करने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं एस। दूसरी बात, क्योंकि ए से बी जाने के लिए डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कोई फिक्स रास्ता या फिर डायरेक्शन नहीं होगी, इसीलिए डिस्टेंस का जो नेचर आपका होगा वो होगा आपका स्केलर नेचर। ठीक, तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी इन नेचर। दूसरी बात, इसका जो यूनिट होगा वो होगा आपका मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है, लंबाई है, और लेंथ को नापने के लिए यूज करते हैं किसका, मतलब किसको यूज करते हैं हम, किसको, मीटर को यूज करते हैं। तो बिटवीन ए टू बी डिस्टेंस है वो क्या है, इस पाथ की लंबाई है। दूसरी बात, इसका नेचर स्केलर है। तीसरी बात, इसका यूनिट मीटर है। ठीक, तो डिस्टेंस की बात हुई आपकी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इसको भी शो करते हैं किससे, एस से, लेकिन यहां पर लगाओगे आप वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है, आप पहले मान लो पॉइंट ए पर थे, आपको जाना है बी पॉइंट पर, तो यहां से पहुंचने के लिए आपके रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन रास्तों में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो उसकी लंबाई होगी, उसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ए से बी जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो उसकी लंबाई होगी, उसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट is called displacement between two points। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दो पॉइंट जो हैं उनके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जैसे अगर बात करूं ए से बी जाना है, तो ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। बाकी सब क्या होंगे, आपके डिस्टेंस होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस ही है, लेकिन ये डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफर करता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है। ए से बी तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि इसके पास आपका मैग्नीट्यूड है, यहां से सपोज यहां पहुंचने के लिए आपको चलना पड़ा है 10 मीटर। दूसरी बात क्या है, इसके पास डायरेक्शन है, बिल्कुल जाना है स्ट्रेट। ठीक, आपको कहीं बीच में मुड़ना नहीं है, तो इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास इसका मैग्नीट्यूड भी है। तो डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, जैसे समझे इस बात को, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये सपोज आपका पॉइंट पी है। ठीक, तो ओ से पी जाने के लिए रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो रास्ता आपका होगा ये सबसे छोटा रास्ता होगा। आप कह सकते हैं कि यदि आपको यहां पहुंचना है तो आप एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर चलें और सपोज 10 मीटर चलें, तो ले लो। तो ये बता रहा है आपको डायरेक्शन कि आपको एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बजाना है, जाने कितना है 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में दो बातें आ गई, किधर जाना है और कितना जाना है। इधर का मतलब डायरेक्शन, और कितना जाना है मतलब इसकी लेंथ आ गई, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो सिंपल सी बात ये हुई कि डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होंगी, इसीलिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, और इसको भी नापा जाएगा मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी वो भी आपकी क्या होगी, मीटर ही होगी। ठीक, मीटर से इसको शो करेंगे। तो डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में जो बेसिक डिफरेंस आपका क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं बता रहा हूं आपको दोबारा से कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है,
एक डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस कौन सी है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से बी जाने के लिए जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वही क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं आपसे पूछूं अगर बाय चांस कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, तो आप कहोगे हाँ हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, बराबर हो सकता है। अगर मान लो आपको ए से बी जाना है तो आप इस रास्ते से आते हो, यही डिस्टेंस होगी, यही डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और डिस्टेंस अदरवाइज कैसा होगा? बड़ा होगा। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट छोटा नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस आपकी है वो ज्यादा बड़ी होगी या बराबर होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ की डिस्टेंस हो गई। ये कौन सा है? शॉर्टेस्ट पाथ। जो ए से बी जाने का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वही क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि रेशियो की बात करें तो डिस्टेंस का रेशियो डिस्प्लेसमेंट के साथ या इक्वल होगा या बराबर होगा किसके? 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर लिखने को कहा जाए तो हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, अदरवाइज आपका अदर केसेस में कैसा होगा? डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। बराबर केवल एक केस में होगा, यदि आप शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो ये तो बात हुई डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। हम इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। तो अब बात करते हैं हम इसके बाद स्पीड की बात करें। स्पीड का मतलब क्या है? शो करते हैं किसको? इसको v से शो करते हैं। तो स्पीड का मतलब देखते हैं। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कि एक ये है आदमी, सपोज ए है, ये आपका एक सज्जन बी है, तो ये दोनों चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सा तेज चलेगा या कौन सा कम किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी, आपको इस बात का लगाना है आइडिया। तो आप ये आइडिया किसको देख करके लगाओगे? सपोज ये आपका डेस्टिनेशन लाइन है, यहां पहुंचना है, तो तेज कौन चल रहा होगा इस बात का पता लगाने के लिए ये देखा जाएगा कि यहां पर कौन पहले पहुंच जाएगा। जो पहले पहुंचेगा वो तेज चला होगा, जो बाद में पहुंचा होगा वो स्लो चल रहा होगा। अब देखिए, यदि ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना है? s है। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस को शो करते हैं हम, शो करते हैं s से। ये डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस। तो a सपोज पहले पहुंचता है, b सपोज पहुंचता है बाद में, तो आप कहोगे कि a जो है वो तेज चल रहा होगा। यानी कि a को तेज बोलने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसकी जो टाइम है, सपोज वो टाइम ta है, मतलब टाइम टेकन बाय a टू रीच फ्रॉम a टू डेस्टिनेशन, एंड टाइम tb, इसका मतलब क्या है? टाइम टेकन बाय b टू रीच द डेस्टिनेशन। अब यदि डिस्टेंस सेम है, ये कैसा डिस्टेंस है? सेम है फॉर a एंड b, यदि टाइम ta कम है कंपेयर टू टाइम tb, a वाले ने टाइम कम लिया है, b ने टाइम ज्यादा लिया है, तो आप कहोगे कि a की स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड को समझने के लिए हमको दो बार ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है और टाइम कितने में कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों को समझना पड़ेगा स्पीड को समझने के लिए। तो स्पीड का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस ही उसका स्पीड कहलाता है। क्या होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कोई आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है वही क्या कहलाती है? उसकी स्पीड कहलाती है। जैसे मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो 2 सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो हमको मतलब 2 सेकंड से नहीं है, हमको मतलब सिर्फ किससे है? 1 सेकंड से है। तो 2 में चलता है 10 मीटर,
तो बताइए एक में कितना जाएगा, आप कहोगे 5 मीटर। मतलब आपने क्या लगाया, 2 सेकंड में चलता है 10 मीटर, तो 1 सेकंड में जाएगा 10/2 मीटर, मतलब 5 मीटर। तो ये क्या चीज है, 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस है। यही क्या कहलाएगा, आपका स्पीड कहलाएगा। ठीक, तो इसको पता करने के लिए हमने क्या किया है, 10/2। 10 का मतलब डिस्टेंस कितना है, 2 का मतलब टाइम कितना है। तो यहां से आप एक बात पकड़ कर रखें कि स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कैसे आया फॉर्मूला, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट t सेकंड में s डिस्टेंस कवर करता है, t सेकंड में s डिस्टेंस, तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, s/t डिस्टेंस। ये क्या चीज है, 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस है, और 1 सेकंड में कवर किए गए डिस्टेंस को ही बोलते हैं हम स्पीड। तो ये जो चीज है, इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड। तो इसका नाम क्या होगा, आपका स्पीड, इसका नाम रख दिया जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू आप कहोगे आज से डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का क्या होगा यूनिट, मीटर, इसका क्या होगा यूनिट, सेकंड। तो स्पीड का क्या होगा यूनिट, आप कहोगे मीटर पर सेकंड। तो स्पीड को मैं निकाल लिया है, स्पीड इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम s/t। चूंकि ये आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, ये भी कैसा होता है, स्केलर। तो स्पीड भी आपकी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी, इसकी क्या होगी यूनिट, आप यहां से देखोगे इट इज मीटर, इट इज इन सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आपका हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, फॉर्मूला क्या हो गया इसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। ठीक, ये सारी कहानी हुई हमारी किसके बारे में, स्पीड के बारे में। तो अब हम बात करेंगे जिस वेलोसिटी के बारे में। ठीक, तो वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, स्पीड को समझने के लिए हमने देखा था डिस्टेंस और टाइम को, बट टू अंडरस्टैंड वेलोसिटी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम को। ठीक, यानी कि आपका A से B तक जाना था, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, सपोज इट इज S वेक्टर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट ही आपका होगा वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको लगाना पड़ेगा इस पर वेक्टर का साइन। वेलोसिटी का मतलब आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाएगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका t सेकंड में s डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, t सेकंड में s डिस्प्लेसमेंट, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, s/t डिस्प्लेसमेंट। ये क्या चीज आ गई, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड। यही क्या कहलाता है आपका वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हो अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी कैसा आएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी निकल करके आपका आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो आप सिंपल इसका लिख सकते हो मैग्नीट्यूड, यू कैन राइट v इक्वल टू s अपॉन t। तो ये है वेक्टर फॉर्मेट में, ये आपका हो गया स्केलर फॉर्मेट में। यहां पर आपने केवल बात की है इसके मैग्नीट्यूड की। तो ध्यान रहे आपको
वेलोसिटी में हम अगर बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको। वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है यदि आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है तो भी, बिकॉज अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ए पर है, घूम करके वो ए पे आ गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? क्योंकि पहले वो ए पर था, अब भी कहां पे आ गया, वो ए पर ही आ गया है घूम करके, तो इसकी इनिशियल वाली स्थिति भी यही थी और इसकी फाइनल वाली स्थिति भी यही है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो गैप है वो कितना है? जीरो है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। टाइम सपोज टी लिया इसने आने में, तो वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 0/टाइम 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? जीरो हुआ है। सुबह को आप घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आ जाते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। क्यों जीरो हुआ? जहां आप पहले थे वहीं आप अब हैं, यानी कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच गैप जीरो है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपकी वेलोसिटी भी क्या रही होगी? जीरो रही होगी। तो वेलोसिटी को पता करने के लिए हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड। डिस्टेंस की बात कर स्पीड की बात करने के लिए हम बात करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। तो आपका वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर, स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस और टाइम पर। ठीक, वेलोसिटी आपकी जीरो हो सकती है यदि आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है तो भी, बिकॉज उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपका वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। एक कंप्लीट राउंड लगाएं, जैसे समझ में आएगा आपको ये एग्जांपल देख करके। आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर, इसका रेडियस आर है, तो ए से घूम करके वो दोबारा से ए पर आ गया पूरा राउंड लगाने के बाद, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 2πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। अगर टाइम लिया है t, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 2πr/t। वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0/t मींस जीरो, क्योंकि कंप्लीट राउंड के बाद इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, तो आपका ये निकल जाएगा स्पीड, और इसका जो वेलोसिटी होगी वो होगी जीरो, बिकॉज इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। जीरो क्यों हो गया? क्योंकि जहां पर इनिशियल स्थिति में था वहां पर हम ये नोट करके वहीं आ गया है, तो इसका इनिशियल सिचुएशन और इसकी फाइनल सिचुएशन के बीच का गैप जीरो है, हेंस इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। जब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो भैया वेलोसिटी की होगी वो भी आपकी हो जाएगी जीरो। ठीक, तो स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, मोशन क्या है, ये देखा हमने। हम बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन को शो करते हैं हम किससे? ए से। अब इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। जैसे आप एक पास समझिए, ये आपका सपोज ओरिजिन है, ये आपका हो गया 1 मीटर, ये आपका हो गया 2 मीटर, ये आपका हो गया 3 मीटर, ये आपका हो गया 4 मीटर। यहां पर स्पीड इसकी सपोज एक बस या कार या बाइक खड़ी हुई है, इसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड। यहां पे हो गई इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, यहां पे हो गई 4 मीटर पर सेकंड, यहां पे हो गई 6 मीटर पर सेकंड। इट मींस कि जो इसकी वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब आप बाइक का एक्सीलरेटर को लगातार बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो अब क्या देखोगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब लगातार बढ़ता जाए वेलोसिटी, ये क्या आपका वेलोसिटी की बात हो रही है। ये आपका 1 मीटर दूर कर चला गया, यहां पर पहुंचता है मान लो वो 1 सेकंड में, यहां पहुंचता है 2 सेकंड में, यहां पहुंचता है वो सपोज 3 सेकंड में, इसको टाइम कर लेते हैं, ठीक है, 4 सेकंड में। तो 1 सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद 4 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद 6 हो गई। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। देखो +2 हो गया, +2 हो गया, फिर +2 आपका आगे भी हो जाएगा अगर आपका टाइम आगे दिया जाता है तो।
यानी कि वेलोसिटी में क्या आ रहा है, यहां पर चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ। तो यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है उस रेट का नाम होता है एक्सीलरेशन। ये क्या है, द रेट बाय विच वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज। ये वो रेट है, रेट का मतलब पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में जो चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी में वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। मतलब इसको आप समझ सकते हैं ऐसे भी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक सेकंड में जो चेंज आता है वेलोसिटी में उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। अब यहां पर समझिए इस चीज को, आप इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं हम साफ साफ थोड़ा सा। ये आपका हो गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यहां पे हो गई स्पीड मान लो 4 मीटर पर सेकंड, यहां पे हो गई आपकी 8 मीटर पर सेकंड, यहां पे आपकी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताइए आप, एक सेकंड यहां पे आपकी है 0 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, आप कहोगे 4 मीटर पर सेकंड। यहां वो देख करके 2 में कितना चेंज आया, यहां 0 थी, यहां पर आपकी 8 आ गई। तो इट इज योर V1, इट इज योर V2, V3, V4। ठीक, यहां पर टाइम T1 कितना है 0, ये टाइम हो गया T1, ये टाइम हो गया T2, ये टाइम हो गया सपोज T3। तो अब मुझको आप बताइए एक बात समझ करके यहां से कि एक सेकंड में चेंज कितना आया, आप कहोगे कि साहब चेंज आया है 4 मीटर पर सेकंड। 2 में कितना चेंज आया, 8 मीटर पर सेकंड। तो चेंज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चेंज को लिखने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं डेल्टा, इट इज कॉल्ड डेल्टा। ये यूज होता है, यूज्ड फॉर चेंज। जैसे मैं लिखता हूं कहीं डेल्टा x, तो इसका मतलब हो जाएगा x2 माइनस x1। मैं लिखा है कहीं डेल्टा t, इसका मतलब हो जाएगा t2 माइनस t1। यानी कि अगर मैं लिखा है कहीं डेल्टा p, तो p2 माइनस p1, मतलब कोई भी क्वांटिटी आपकी हो सकती है। डेल्टा a लिखा तो a फाइनल माइनस a इनिशियल। 2 का मतलब क्या है इस केस में, जो इसकी बाद वाली स्थिति है वो 2 से शो की गई है, जो पहली वाली स्थिति है वो शो की गई है 1 से। जैसे a फाइनल मींस a फाइनल माइनस a इनिशियल, तो a2 माइनस a1 भी लिख सकते हैं, या बाद वाली स्थिति माइनस पहले वाली स्थिति, ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। तो आप मुझे बताइए 2 सेकंड में चेंज, तो चेंज का मतलब आप बताएंगे मुझे कि पहले 0 था अब 8 हो गया, तो चेंज कितना आया 8 माइनस 0। तो चेंज को अब यहां समझते हैं, ठीक है। इसको मिनट कर देते हैं। तो डेल्टा V अगर बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो V3 माइनस V1, डेल्टा T इसी उसके लिए, क्योंकि मैंने भी लिए हैं ये दोनों, तो आप कहोगे T3 माइनस T1। तो कितना चेंज आया, आप कहोगे 8, ये कितना हुआ 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 8 माइनस 0, 8 आया है, ये आपका आ गया 2। यानी कि 2 सेकंड में जो चेंज आया है वेलोसिटी में वो आपका कितना आया है 8। तो 1 सेकंड में चेंज कितना आया होगा बताइए। 2 सेकंड में चेंज आपका आता है, 2 सेकंड में चेंज आपका आया 8 मीटर पर सेकंड का। तो 1 सेकंड में कितना आएगा 8/2, इट इज 4 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, इसी का नाम होता है एक्सीलरेशन। अब ये पता लगा सकते हैं यहां से भी, कितना चेंज आया वेलोसिटी में आपका 12 माइनस 0, कितना आया 12 माइनस 0 इक्वल टू 12। इट इज योर डेल्टा V।
डेल्टा वी मतलब इसका मतलब हो गया वी फाइनल में माइनस वी इनिशियल, बाद वाई से टी में से पहले वाली का घटा दिया जाता है। तो डेल्टा वी V2 माइनस V1। अब डेल्टा टी की बात करो, यहाँ पे टाइम कितना है 3 सेकंड, यहाँ पे कितना है 0 सेकंड। तो डेल्टा टी आपको मिलेगा 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड में चेंज जो आया है वेलोसिटी में वो कितना आया 12 है। 3 सेकंड में चेंज आता है 12 है, तो एक में कितना आएगा 12/3 कितना आया 4। तो ये 12 क्या है आपका डेल्टा वी, 3 क्या है डेल्टा टी। यहां पर देखो ये क्या है आपका डेल्टा वी, ये क्या है आपका डेल्टा टी। यदि आप डेल्टा वी को डिवाइड कर रहे हो डेल्टा टी से, तो अब क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना चेंज आया है वेलोसिटी में। उसी चेंज का नाम होता है एक्सेलरेशन। तो अब हम समझ सकते हैं यहां से एक बात कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा वी चेंज हो जाता है, इतने टाइम में इतना चेंज हो गया क्या वेलोसिटी, तो इतने सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये क्या चीज है, ये आप कहोगे चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, और इसी का नाम होता है एक्सीलरेशन। ठीक, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। इसका मतलब आपका हो गया एक्सीलरेशन। चूंकि वेलोसिटी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो इसका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इट इज योर एक्सीलरेशन। ध्यान रहे आपको कि जो अभी मैंने केस लिया था उसमें आपकी जो वेलोसिटी थी वो लगातार बढ़ रही थी। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्सीलरेशन में वेलोसिटी बढ़ेगी, आपकी घट भी सकती है, बिकॉज ये जो आपका चेंज की बात कर रहा है, चेंज में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। चेंज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे यहां पे आपकी वेलोसिटी सपोज 12 मीटर पर सेकेंड थी पॉइंट ए पर, कुछ टाइम बाद सपोज 3 सेकेंड आफ्टर ये स्पीड आपकी 4 मीटर पर सेकेंड रह गई। तो टाइम 1 है, यहां पर टाइम 2 है, तो टाइम का डिफरेंस देखिए T2 माइनस T1 इज 3 सेकेंड, मतलब यहां से यहां पहुंचने पर टाइम लगा आपका कितना लगा है वो 3 सेकेंड। अब इट इज योर V1, इट इज योर V2, चेंज कितना आया V2 माइनस V1 करेंगे तो 4 माइनस 12, इट इज योर 8 मीटर पर सेकेंड का चेंज आता है 3 सेकेंड में माइनस का। तो इसका कितना हुआ एक्सेलरेशन, आप कहोगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कह लो, या V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 कह लो। ये मिला आपको -8, ये आपको मिलता है 3, तो -8/3 आपको मिला है एक्सेलरेशन। ये कैसा आपको आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको क्या शो कर रहा है, नेगेटिव क्यों आया एक्सेलरेशन, क्योंकि आपकी स्पीड लगातार घट रही है। ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कब आएगा कि बाद में कम रह गई हो, पहले ज्यादा हो, तभी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यदि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपकी वेलोसिटी लगातार घट रही होगी। यदि पॉजिटिव आता है तो बढ़ रही होगी। तो एक्सेलरेशन मुझको क्या बताएगा, अगर नेगेटिव है तो मेरी जो वेलोसिटी है वो लगातार घट रही होगी, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रही होगी। एक टर्म और है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब रिटार्डेशन भी होगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन भी इसको बोलते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आपको मिल रहा है तो इसका मतलब होगा रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। क्या मतलब होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन का, यदि आपकी वेलोसिटी लगातार घट रही है तो उसको बोलेंगे हम रिटार्डेशन हो रहा है।
यदि बढ़ रही है वेलोसिटी आपकी तो हम बोलेंगे एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है होगा एक्सीलरेशन, घट रही है तो क्या होगा, रिटार्डेशन आपका होगा, या डी एक्सीलरेशन आपको कहना पड़ेगा उसको। यदि ये बाइक में लगातार वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं या उसका एक्सीलरेटर लगातार घुमा रहे हैं तो बढ़ेगी स्पीड, तो आप कहोगे गाड़ी आपकी एक्सेलरेट कर रही है। यदि आप ब्रेक लगा देते हो तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, आपकी जो वेलोसिटी है वो लगातार कम होती जाएगी, तो आप कहोगे कि हमारी गाड़ी रिटार्ड हो रही है या डिएक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, अब यदि मान लो आपकी गाड़ी चल रही है लेकिन उसकी गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, यहां भी वेलोसिटी है और यहां भी आपकी वेलोसिटी v है, ये टाइम आपका t1 है, ये टाइम आपका t2 है, तो डेल्टा v की बात करें तो v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t की बात करें t2 माइनस t1, ये भी v है, इट इज योर v2, इट इज योर v1, ये भी v है, ये भी v है, माइनस t2 माइनस t1, ऊपर क्या बचा 0, अब नीचे कुछ भी हो उत्तर क्या आएगा आपका 0। इट मींस आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। ये कब हुआ, जब गाड़ी की स्पीड वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आपको दे रखा है। तो यदि वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन चेंज नहीं हो रही है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा 0। ध्यान रहे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो कितना एक्सीलरेशन आया 0, चेंज होगा तो आपको मिलेगा। चेंज पॉजिटिव है तो आप कहोगे एक्सीलरेशन हो रहा है, चेंज नेगेटिव हो रहा है तो आप कहोगे रिटार्डेशन हो रहा है। चेंज नहीं आ रहा है v में तो 0 कहोगे आप, नो एक्सीलरेशन नो रिटार्डेशन। ठीक, तो ध्यान रखेंगे हम, यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उस बॉडी में उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा एक्सीलरेशन होगा। यदि चेंज पॉजिटिव है तो उसमें होगा एक्सीलरेशन, यदि चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो उसमें होगा रिटार्डेशन। यदि चेंज नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे उस बॉडी में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने पढ़ा है आज कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज रिटार्डेशन, व्हाट इज वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक, आप इसको लिख लें, नोट कर लें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।